चलो आज हम पढ़ते हैं सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स में। थोड़ा सा मैं रिकैप करवा देता हूँ। जो आप लोगों ने पढ़ रखा है वो 12th क्लास में वेक्टर पढ़ा हुआ मैथ के अंदर, तो उसको रिकैप कर लेते हैं क्योंकि वेक्टर इसमें काम आएंगे बार बार। वेक्टर्स और स्केलर दो टाइप की क्वांटिटी होती हैं। कोई भी एक क्वांटिटी होती है फिजिकल क्वांटिटी या फिर कोई भी क्वांटिटी है, वो दो टाइप की होती है, वेक्टर और स्केलर। तो स्केलर क्या है? एक क्वांटिटी विच हैज़ ओनली ए वैल्यू, which has only a value, only a value, और हम कहेंगे उसको मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी एक वैल्यू होगी बस, मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है प्रेशर, एनर्जी, सभी टाइप की एनर्जी है, वर्क, पावर, ये सब क्वांटिटी जो है, टेम्परेचर हो गया, सारी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, इनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो तुम्हें याद है, अगर इनमें कोई किसी में भी वेक्टर नहीं लगता है, यहाँ पे तुम लोगों ने पढ़ रखा है 11th 12th में, ये सब फिजिक्स की टर्म है, तो इनमें सब में जो है कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ओनली एंड ओनली एक वैल्यू होती है इनकी, जो भी वैल्यू, जैसे 25 केल्विन है, प्रेशर 25 पास्कल है, एनर्जी है कुछ जूल में, वर्क है जूल में, पावर है कुछ वाट के अंदर। तो बस इनकी वैल्यू होगी, डायरेक्शन नहीं होगी। और भी बहुत सारी टर्म है इसके अंदर, लुमिनस फ्लक्स हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गई, इंटेंसिटी हो गई, कई सारी टर्म्स हैं। वेक्टर है वो एक क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब इसके अंदर डायरेक्शन भी होगी। देखो, एक स्केलर क्वांटिटी में एक पक्के से पक्का लिख लो करंट के बारे में। करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर नहीं होती है, लेकिन करंट की डायरेक्शन भी होती है। तो ये वेक्टर क्यों नहीं है? करंट की डायरेक्शन है, तो वही इसमें मैंने लिखा ना कि विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन भी होती है कि नहीं होती है? लेकिन जैसे हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उनको भी फॉलो करना चाहिए, तो वो फॉलो नहीं करता है। ये फॉलो करता है लॉ ऑफ स्केलर एडिशन। वेक्टर होता तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो। जैसे करंट ऐसे जा रहा है एक ब्रांच से यहाँ, एक से यहाँ, एक से यहाँ, तो सभी करंट जो है ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, सिंपल स्केलर एडिशन। 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, तो टोटल 8 एम्पियर आएगा ये इस पॉइंट के ऊपर। अगर वेक्टर होता तो वो 8 एम्पियर नहीं होता, कुछ और वैल्यू आती है उसकी। मैं बताऊंगा कि वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, पढ़ रखा है। तो वही सब चीज़ें वेक्टर एडिशन में काम आती हैं। तो ये बात नोट कर लेना, इस पर घोड़ा लगा देना चाहिए। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन भी होती है लेकिन फिर भी स्केलर है, क्योंकि ये लॉ ऑफ स्केलर एडिशन को फॉलो करता है, बिकॉज इट फॉलोज लॉ ऑफ स्केलर एडिशन। स्केलर एडिशन मीन्स कोई भी नंबर को हम ऐड करते हैं उसी को फॉलो करता है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है ये, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में एग्जांपल मैं दूं, डिस्प्लेसमेंट है, जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, और बताओ लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क है, लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क भी होता है। जो जो क्वांटिटी आप लोगों ने पढ़ रखी हैं मोस्टली वो वेक्टर ही हैं, और कुछ स्केलर हैं वो वैसे लिख दी मैंने। ज़्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, वो सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं। चार्ज, करंट और चार्ज भी लिख लो यहाँ पे, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज भी लॉ ऑफ स्केलर एडिशन को फॉलो करता है। चार्ज फ्लो होने की भी डायरेक्शन होती है वैसे, किस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होता है? पॉजिटिव चार्ज जिस साइड में फ्लो होता है उसी साइड में करंट फ्लो होता है। तो ये भी लॉ ऑफ स्केलर एडिशन को फॉलो करता है, इसलिए ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। दोनों को नोट कर लेना पक्के से, क्योंकि क्वेश्चन यहीं पे घुमाते हैं लोगों को। क्योंकि करंट तुम लोगों ने पढ़ रखा है भाई, ये डायरेक्शन होती है, किरचॉफ लॉ हमने पढ़े थे, तो करंट की डायरेक्शन दिख जाती है हमें, तो वेक्टर क्वांटिटी कर देते हैं उसको। वेक्टर नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बात ध्यान में रहेगी।
अब वेक्टर की हम कुछ टाइप्स पढ़ते हैं, कौन कौन से टाइप हैं और कैसे उन चीज़ों को हम निकालते हैं, जैसे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे बेसिक्स करेंगे इसके अंदर। फिर एडिशन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेक्टर का, सारे एक साथ कर लेंगे हम। तो वेक्टर के टाइप्स पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ नल वेक्टर या जीरो वेक्टर और जीरो वेक्टर। देखो एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन और लिख लो पहले। एक वेक्टर जो है रिप्रेजेंट कैसे होता है, कोई भी वेक्टर है ए, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, सिंपल ए लिखो और उसके ऊपर एरो लगा दो, है ना, ये सब तो आपको पता ही होगा। सिंपल ए लिख लो, ए वेक्टर है, उसके ऊपर ऐसे एरो लगाना, ये नहीं है कि भाई इसकी डायरेक्शन ऐसे ही बता रहा है, ये ऐसे एरो लगाने का मतलब है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बस। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब ये है सिर्फ एक वेक्टर क्वांटिटी है ये, उसकी वैल्यू है ए और डायरेक्शन वो एरो बता रहा है हमारा। डायरेक्शन जो बताएगा वो यूनिट वेक्टर बताएगा, यूनिट वेक्टर भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में हम। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है कितना होता है, जीरो होता है, मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो होगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, कैपिटल थोड़ा सा बड़ा जीरो लिखना है और उसके ऊपर वेक्टर लगा देना है, तो ये है जीरो वेक्टर। और किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड अगर लिखते हैं हम तो कैसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड, जैसे ए का हमें मैग्नीट्यूड लिखना है तो कैसे लिखेंगे, या तो तुम ऐसे लिखो, इसको दो ऐसे डंडे लगा दो इसके, या फिर इसको सिंपल ए लिख दो, इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड ही है, पर मोस्टली किताबों में ऐसे मिलता है। तो ये जो है इसके अंदर मॉडुलस काइंड ऑफ ये दो लाइन लगा देनी है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड। वेक्टर नहीं है अब ये मैग्नीट्यूड है, उसकी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है। सेकंड हम पढ़ते हैं अब यूनिट वेक्टर। देखो नाम से ही दिख रहा है ये क्या है, यूनिट। यूनिट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, हुज मैग्नीट्यूड इज 1, हुज मैग्नीट्यूड इज 1। अब कोई भी वेक्टर है तो उसको हम यूनिट वेक्टर बना सकते हैं, कैसे, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। जैसे कोई वेक्टर है मेरे पास ए वेक्टर, इसका हमें यूनिट वेक्टर बनाना है, तो पहली बात तो उसको यूनिट वेक्टर को लिखेंगे कैसे, कैप लगाएंगे, एरो नहीं लगाएंगे, इस बार कैप लगाएंगे। एरो लगाने पर वेक्टर बनता है, कैप लगाने पर यूनिट वेक्टर बनता है वो। तो वो क्या होगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम उस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमें उसका मैग्नीट्यूड कितना लाना है, 1 लाना है। भाई इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए होगा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यहां पे लिख लो, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सिंपल 1 हो गया, रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लेते हैं एक्स वाई जेड, तो उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन है इसकी यूनिट वेक्टर की, तो वो क्या क्या है वो देखते हैं अब। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, एक्स वाई जेड, 3 एक्सिस हम मानते हैं उनको। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं जैसे आर थीटा फाई, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होते हैं आर फाई जेड। तो हमें कार्टेशियन ही पढ़ना, ज़्यादातर नहीं पढ़ने हैं, वो बाकी एडवांस आगे तुम पढ़ोगे तब आएंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास एक्स वाई और जेड, 3 एक्सिस हम मानते हैं यहाँ पे अर्थ के ऊपर। बाकी जब स्पेस में जाओगे तो 4 एक्सिस मानते हैं, आइंस्टीन ने कहा था 4 एक्सिस है हमारे पास, 3+1 डायमेंशन, 4 डायमेंशन। एक टाइम जो है वो भी एक डायमेंशन में काम आता है, फिर कोऑर्डिनेट है वो भी। तो एक्स वाई जेड ले लिया मैंने, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इनके अलोंग जो है यूनिट वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग, भाई एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, कोई डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी, तो उसको हम क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड, और इसको हम लिखते हैं आई कैप से, जे कैप, के कैप, और एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, दोनों ही सिंबल कोई से भी यूज आ सकते हैं, आई जे के या फिर एक्स वाई जेड। आई जो है वो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर है, जे जो है वाई एक्सिस में है, और के जो है जेड एक्सिस में, रेस्पेक्टिवली लिख लेना है। यहाँ पे तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया है। एक्स का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग आई, और वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर जे है,
और जेड एक्सिस में के है। सिम्पली सेम इसको हम ये भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। तो ये है। अब कोई भी वेक्टर जो है इन तीन कोऑर्डिनेट्स के बीच में, इन तीन कोऑर्डिनेट्स के रूप में जो है लिखा जाता है कोई भी वेक्टर जो है। जैसे एक वेक्टर मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ए वेक्टर जो है वो है 2i + 3j, ओनली 2 डायमेंशन लिया मैंने इसको। अब इसको जैसे हमें प्लॉट करना है जैसे, तो देखो इसके अंदर कौन कौन सी एक्सिस है हमारे पास, एक्स और वाई एक्सिस है ना, 2 एक्सिस हैं। तो ये 2 एक्सिस मैंने बना दी, एक्स और वाई। देखो एक्स एक्सिस के अलोंग जो है कंपोनेंट कितना है भाई, आई कैप के साथ जो लगा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, कितना है 2। तो 2 यहाँ पे आएगा, लेट से मैंने मान लिया 2 यहाँ पे। और वाई एक्सिस के अलोंग कितना है 3, तो 3 ये लगभग यहाँ से आएगा। अब 2 और 3 दोनों को कंबाइन करना है तो एक पॉइंट बनेगा हमारे पास, ये पॉइंट बनेगा। कौन सा पॉइंट है ये, 2 3 है ना, x की वैल्यू y की वैल्यू। अब ये जो वेक्टर बना है ना, यहाँ से ओरिजिन से लेकर ये जो वेक्टर बना है, इसको हम बोलेंगे 2i + 3j। समझ में आया? कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, कोई भी एक पॉइंट दे देंगे तुम्हें तो उसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है मेरे पास 1 3, तो इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, जरा क्या आएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखो इसको, जरा क्या आएगा। तो i कैप + 3j कैप, तो ये एक वेक्टर होगा इस पॉइंट का, ओरिजिन से होगा ये वेक्टर, ये ध्यान रखना है। ये पॉइंट जो है ओरिजिन से है तो ये भी वेक्टर जो है ओरिजिन से ही आएगा। अब बात आती है कि वैल्यू कैसे निकालें, मैग्नीट्यूड कैसे निकालें हम एक वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकलेगा। देखो एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखो यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं वैसे तो, है ना। देखो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू कितनी है 3 है। तो हमें हाइपो निकालना है, हाइपो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो हाइपो ही होगा, मतलब ये वैल्यू, इसकी वैल्यू, ये लेंथ कितनी है तो वही तो होगा। हाइपो कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो सेम ऐसे ही किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, कैसे, सभी के वो जो कोफिशिएंट है उनको स्क्वायर करो और ऐड कर दो। जैसे लेट से ये मेरे पास वेक्टर है एक ax और ay और az जो है वो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ a अलोंग x y और z एक्सिस। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम ऐसे लिखते हैं, और उसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, सभी का जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो और फिर अंडर रूट कर दो। ये वैल्यू आएगी। तो ये है मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे अगर माइनस भी आ गया ना, देखो माइनस साइन, तो -ay का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा वो भी। तो यहाँ पे माइनस नहीं करना तुम्हें, यहाँ पे हमेशा प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस ही होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, इसमें गलती होती है थोड़ी सी। जैसे क्वेश्चन मैं देता हूँ तुम्हें अब, -i + j, इसका मैग्नीट्यूड करो, के और ले लो, चलो इसमें इसका मैग्नीट्यूड करो कितना है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है √3, है ना। ये सब तो तुमने पढ़ रखा। चलो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप। अब ये सब 12th में पढ़ रहे हैं, ये जो 2 टाइप हैं ये 11th में पढ़ी होंगी, और जो बाकी आएंगी अभी वो 12th में पढ़ी होंगी तुमने। जैसे है नेक्स्ट 3rd टाइप, इक्वल वेक्टर। 2 वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब उनकी डायरेक्शन सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल if they have same direction and equal magnitude। also उनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए, and their unit also same। जैसे फोर्स है तो फोर्स ही होगा दूसरा जो इक्वल होगा,
ये नहीं होगा, वेलोसिटी हो जाएगी, देयर यूनिट आर सेम। ये दो वेक्टर होंगे। मीन्स जैसे फोर्स है तो फोर्स ही रहेगा, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही इक्वल आएगी दूसरी वेलोसिटी की। नेक्स्ट टाइप इसमें पढ़ो अब पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल। पैरेलल और पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे? जब उनकी डायरेक्शन जो है सेम हो। ठीक है, ये तो पैरेलल का एग्जांपल है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है उनका, मैग्नीट्यूड एक छोटा कर लो एक बड़ा कर लो ऐसे। और एंटी पैरेलल कब होंगे? जब वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हों। इनका भी एक मैग्नीट्यूड अलग अलग कर लो। डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड में बी डिफरेंट और सेम, मैग्नीट्यूड में बी डिफरेंट। इसमें भी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट और मैग्नीट्यूड जो है वही। डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड जो है वही डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है। डिफरेंट और सेम मैग्नीट्यूड। तो ये है पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर इनमें से कोई भी एक होता है तो उसको हम बोलते हैं फिर कोलिनियर वेक्टर। कोई भी एक कंडीशन इसमें फॉलो हो रही हो, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। मतलब मीन्स एक ही लाइन के अंदर कोलिनियर। पैरेलल और एंटी पैरेलल कोई सा भी एक केस हो तो चल जाएगा काम। जैसे दोनों वेक्टर ना, पैरेलल वेक्टर ये भी कोलिनियर है, एंटी पैरेलल वेक्टर ये भी कोलिनियर है। इसमें एग्जांपल इसमें देना चाहो तो एक ए वेक्टर ले लो और एक माइनस ए वेक्टर ले लो, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। इसमें एग्जांपल लेना चाहो तो एक ए वेक्टर ले लिया और एक कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स कर दो इसको। ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है इन दोनों का, इसका 1 है इसका तो 2 होगा। फिर पैरेलल और एंटी पैरेलल इनमें से कोई भी एक केस हो तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर। और को इनिशियल, देखो इसमें नाम दिख रहा है, मीन्स विच, जो एक ही पॉइंट से निकले वो, विच कम्स आउट फ्रॉम वन पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दो वेक्टर हैं, ये इस पॉइंट से निकल रहे हैं, है ना, तो ये कैसे वेक्टर हैं? को इनिशियल वेक्टर है। एग्जाम्पल एक दो क्वेश्चन और कर लो, चलो इसमें ये ले लो, यहाँ से स्टार्ट करके ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, सी वेक्टर ये, डी वेक्टर ये मान लो, ए बी सी और डी। तो इनमें हमें बताना है कौन से वेक्टर इक्वल हैं, कौन से वेक्टर पैरेलल हैं, कौन से वेक्टर एंटी पैरेलल हैं और कौन से वेक्टर को इनिशियल वेक्टर हैं। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर के लिए है। इनमें बताने हैं कौन कौन से वेक्टर जो है ये प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहे हैं। को इनिशियल वो है जो एक ही पॉइंट से निकले वो, जैसे इसमें कौन से हैं, ए और डी एक पॉइंट से निकल रहे हैं दोनों, तो ए और डी को इनिशियल वेक्टर है। अब लास्ट इसमें आवाज पढ़ लेते हैं वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन। तो दो मल्टीप्लिकेशन दो टाइप्स के हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो उनके क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनेंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनमें ये पूछ सकते हैं मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी और यूनिट वेक्टर क्या होगा सिंपल, और किस टाइप के वेक्टर हैं ये भी पूछ सकते हैं, को इनिशियल है, कोलिनियर है या फिर कैसे है। तो सिंपल फॉलो करेंगे। वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं। देखो दो वेक्टर को सिंपल ऐड करना है, अगर वो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में गिवन है तो सिंपल ऐड कर दोगे तुम उनको, जैसे तुम करते आए हो अभी तक एडिशन। जैसे ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे ये है तो हम इनका ऐड करना है, a प्लस बी, तो इन दोनों को ऐड कर दो, आई वाले, जे वाले, के वाले, तो i प्लस 2j प्लस 3k, ये वेक्टर एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन करना हो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस साइन लग जाएगा इसके साथ, है ना। अब नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं लॉ ऑफ स्केलर एडिशन, सॉरी लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन।
या फिर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखो इसको, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो अगर तुमने डिस्प्लेसमेंट नाम की कोई वर्ड सुना होगा तो सेम यहाँ पे वो यूज करो। जैसे एक ट्राइंगल मैंने बना दिया यहाँ पे, और यहाँ से मान लिया मैंने ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर। देखो कहाँ से चले हम, इस पॉइंट से चले हैं और इसी पॉइंट पे वापस आ गए। तो इन तीनों का एडिशन जो होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0 वेक्टर। तो यहाँ से हम चले थे और यहीं पे वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0 होगी। तो 0 वेक्टर मैंने इसको ले लिया। अगर ये वेक्टर इस साइड में हो तो इसको हम क्या यूज करेंगे, यहां पे हम क्या लिख देंगे। अब देखो c की जगह हम क्या, मैंने c ऐसे लिया था तो अब c ऐसे है तो क्या लिखूंगा इसको, माइनस ऑफ c, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अब ये c इधर जाके प्लस का हो जाएगा और 0 में c जोड़ेंगे तो c ही आएगा। तो c वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस बी। तो ये सिंपल है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर तुम्हारे पास 2 वेक्टर गिवन है और तीसरा वेक्टर उनको ज्वाइंट करने वाला वेक्टर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम यूज करेंगे उसके अंदर। सिमिलरली पैरेललोग्राम वेक्टर ऑफ एडिशन है, उसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही यूज होता है। जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मींस जिसकी आमने सामने की जो साइड है वो पैरेलल हो, वो जैसे ये वेक्टर हमें निकालना है तो ये वेक्टर क्या होगा, सिंपल बताओ जरा क्या होगा, ई वेक्टर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी और इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, बताओ जरा मेरे को क्या आएगा। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू, देखो नीचे वाले ट्राइंगल से तो बन रहा है ए प्लस में बी, है ना, और ऊपर वाले ट्राइंगल से क्या बनेगा, ऊपर वाले ट्राइंगल से बन रहा है डी वेक्टर इज इक्वल टू ई प्लस में सी। तो ई वेक्टर बन जाएगा मेरे पास डी माइनस में सी। तो ये है पैरेललोग्राम, इसके अंदर यूज हो रहा है ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वैसे है पैरेललोग्राम। समझ में आई। तो ऐसे कोई भी डायग्राम तुम्हें दे देंगे और उसमें ये पूछ लेंगे ये वेक्टर फाइंड आउट करो, तो उसमें सिंपल तुम्हें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही यूज करना है। जैसे एक स्क्वायर टाइप में है, ये ले लो मान लो, तो ये वेक्टर गिवन है ए, ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है सी, तो हमें ये वेक्टर निकालना है। तो ये वेक्टर कितना होगा, डी वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो तुम वही वाली कंडीशन यूज कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ऑफ डी इज इक्वल टू 0। तो डी क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी। या फिर इसको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर से एडिशन से करोगे तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनानी पड़ेगी, पहले ये वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर इसमें ये ऐड करना पड़ेगा, फिर ये निकल जाएगा। बात वही आनी है। जैसे देखो यहाँ से क्या आ रहा था हमारा, डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, है ना। चलो इसको प्रूव करते हैं जरा कैसे आएगा। देखो यहाँ पे कोई वेक्टर मान लो ये नया ई, तो ई क्या होगा, ए प्लस बी, है ना, यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ई क्या होगा, ए प्लस बी, और ई प्लस सी मतलब ए प्लस बी प्लस सी, वो किसके बराबर हो जाएगा, फिर से ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे ऊपर वाले ट्राइंगल में, तो सिंपल वही आ गया। तो वो यूज कर सकते हो हम। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है 0 होगी, मतलब जहाँ से चले थे हम वहीं पे वापस आ जाएंगे, तो सारे वेक्टर को ऐड करके 0 पुट कर देंगे बस। तो ये बात ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सर ट्राइंगल लॉ याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है वो भी। तो ये वेक्टर एडिशन था। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर। तो वो दो टाइप्स की होती हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। उन दोनों को सोल्व करेंगे हम, एंगल निकालेंगे उनके बीच में, 2 वेक्टर्स के बीच में। वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनेंगे फिर।